हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है मई महीने का 2024 चल रहा है इस समय। और 2024 की जितने भी इंपोर्टेंट न्यूज है उसके पूरी प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है। आप वीडियो को जाकर देखना, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी एग्जाम हो, या कोई भी आपका किसी भी यूपी पुलिस है, सीजीएल है, बिहार पीसीएस है, कोई भी आपका एग्जाम हो तो इन्हीं वीडियो के माध्यम से आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि आप डेली 10 क्वेश्चंस मैं डेली बनाता हूं और उसके बारे में डीप नॉलेज भी आपको दी जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल यहां पर पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से हर क्वेश्चन की डिटेल आपको अच्छे से मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में किस नियामक संस्था ने हाल ही में फ्रंट रनिंग को रोकने के लिए म्यूचुअल फंड नियमों में बदलाव की घोषणा करी है? तो देखिए, जहां तक म्यूचुअल फंड की बात है, आपको यह भी समझना चाहिए कि सेबी के रेगुलेशन में ये सारे काम होते हैं। जो भी व्यक्ति भारत में रहता होगा वो म्यूचुअल फंड या आईपीओ के बारे में जानता होगा, या स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में उसने सुना होगा। तो स्टॉक बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में उसने पहले ही सुन रखा होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम इंग्लिश में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, तो सेबी यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा सेबी। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। सेबी ने भारतीय परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों एएमसी के फ्रंट रनिंग से, ठीक है, म्यूचुअल फंड के नियमों की बदलाव दिए घोषणा करी है। देखिए, म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि म्यूचुअल फंड में जितने भी हम बदलाव करते हैं, ये सब अधिकार केवल और केवल किसको है? केवल सेबी को है। सेबी के अलावा और कोई संस्था ये बदलाव यहां पर परमिट नहीं है कि कोई और संस्थान यहां पर बदलाव करे। ठीक, फ्रंट रनिंग या महत्वपूर्ण लेन देन से पहले गैर सार्वजनिक जानकारी के साथ व्यापार करना भारत में अवैध है। देखिए, कई बार क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में क्या करते हैं कि किसी यूट्यूबर को या किसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को पैसे दिए, और वो इन्फ्लुएंसर फिर क्या करता है, वो इन्फ्लुएंसर फिर उसको जो है लोगों को वो करता है, वो क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट। और वो कहता है कि ये वाला आप शेयर ले लो, ये आपको अच्छा है। लेकिन अब ये जो है भारत में अवैध कर दिया गया है। आप इस बात को ध्यान रखें। बेचे बेचे खरीदे पैटर्न शामिल है। खरीदें बेचें, बीबीएस इसको बोलते हैं। और बेचे बेचे खरीदें, ये टर्म भी आपसे पूछ सकता है वो आपसे कि बीबीएस या एसएसबी टर्म किस में यूज होती है, तो आप कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में यूज होते हैं, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लुकआउट सर्कुलर रिसेंटली मेंशन? ये मैंने आपको क्वेश्चन कल वाली वीडियो में भी कवर कराया था। तो हाल ही में समाचार पत्रों में लुकआउट सर्कुलर किसके लिए होता है? जांच के तहत कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा वांछित व्यक्ति को शारीरिक आवाजाही को कवर करने के लिए। ये मैं क्वेश्चन पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ज्यादा मोस्ट है तो कुछ इसकी कुछ चीजें डिटेल रह गई थी जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऋण चूककर्ता, मतलब जो सरकारी बैंकों का पैसा लेके भाग जाते हैं, लुकआउट सर्कुलर की सिफारिश वो लोग नहीं कर सकते। एलओसी के आवेदन अधिकारियों को दिए जाने वाले सरकारी निर्देश हैं जो किसी व्यक्ति की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हैं। इनका उपयोग कानून प्रवर्तन द्वारा जांच के तहत व्यक्ति को देश छोड़ने और प्रवेश करने के रोकने के लिए किया जाता है। आमतौर पर पुलिस या खुफिया एजेंसी द्वारा, एलओसी गृह मंत्रालय द्वारा। देखिए, अब आम आदमी को जो है आप आने जाने से नहीं रोक सकते। इस तरीके से गवर्नमेंट ने कुछ रूल चेंज किए हैं। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, हाल ही में किस शहर को विश्व का सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा मिला है? जब आप प्रदूषण की बात करेंगे तो आप सोचेंगे ये इस क्वेश्चन के हिसाब से तो नई दिल्ली लग रहा है। जी नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है काठमांडू। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी भी आपको पता होगा। लेकिन जब बात नई दिल्ली की आती है तो आपको पता होना चाहिए नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी है ना। सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल कौन सी है वर्ल्ड की? वो है हमारी नई दिल्ली। ठीक, और भारत का प्रदूषण में कौन तीसरा स्थान है, मतलब भारत 3rd नंबर पर आता है पॉल्यूशन में। और नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण में चिंताजनक वृद्धि के कारण निवासियों को मास्क पहनने की सलाह दी है। 2 मई 2004 तक काठमांडू दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। एक स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी है जो वास्तविक समय में 101 शहरों का डाटा इन्होंने लिया है। अगर आपको पता हो तो हमारे उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है, उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल की सीमा जो है हम साझा करते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए
ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का क्या नाम है? देखिए, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको नौकरी के ये नियम जो है 2004 से पहले का था। तो जो भी 2004 से पहले पहले जो भी नौकरी करते थे सरकारी, उसके 2004 के बाद सरकारी नौकरी में पेंशन मिलनी जो है वो बंद होगी। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, क्योंकि गवर्नमेंट पेंशन की कुछ स्कीम भी लेकर आई है। यदि वो नौकरी करते रहें और कुछ पैसा जमा करें तो उनको भी कुछ पेंशन मिलेगी। तो इस तरह से एक पेंशन विभाग का एक पोर्टल बना दिया है। उस पोर्टल का नाम यह है अभियुक्त वृद्धि पोर्टल, भविष्य पोर्टल, विकास पोर्टल। देखिए, इसका नाम है भविष्य पोर्टल। भविष्य पोर्टल यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। जब बात बूढ़ों की आती है तो देखा भी होगा आपने, वो प्रधानमंत्री से सिफारिश कर रहे हैं कि 200 रुपए महीने पेंशन में हम कैसे जिएं। तो पेंशन परिषद बना रखी है बूढ़े लोगों ने, और इनके बारे में गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन भुगतान, देखिए ये जो 200 रुपए पेंशन है ये सरकारी लोग नहीं है, ये प्राइवेट लोग हैं जो बूढ़े हैं और अपने क्षेत्र में यहाँ पर अलग अलग ये काम करते हैं। तो इसमें जो है पता होना चाहिए गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है। तो गवर्नमेंट ने यह पोर्टल भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया के बारे में केनरा सहित 5 बैंकों को पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान सेवाओं के साथ एकीकृत करने की बात कही है। तो यहां पर गवर्नमेंट ने 5 सीधे सीधे बैंकों को जोड़ दिया है। यदि आप देखेंगे तो आपको यहां पर पता लग रहा होगा कि कौन कौन से हमारे ये 5 बैंक हैं। भारतीय स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, रिसेंटली NPCI साइन एन अरेंजमेंट विद एन अफ्रीकन कंट्री ऑफ यूपीआई लिंक। हमने अब किस अफ्रीकी देश के साथ यूपीआई को लेकर समझौता किया है? तो देखिए, ये जो हमने समझौता किया है यूपीआई को लेकर, ये हमने समझौता किया है नामीबिया के साथ। जब बात नामीबिया की चलती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि नामीबिया जो देश है ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। ठीक, नामीबिया जो है कहां पड़ता है? अफ्रीका में। हाल ही में एनपीसीआई ने यूपीआई, देखिए यूपीआई की कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पावर इंटरफेस, ये आपको पता होना चाहिए। एनपीसीए को विदेशी शाखा ने भारत की यूपीआई तकनीक और अनुभवों का लाभ उठाते हुए नामीबिया के साथ यहां पर समझौता किया है, जिससे देखिए अफ्रीकी देशों में यदि हम छोटा छोटा पेमेंट अगर बेचेंगे तो देखिए यूपीआई के माध्यम से कहीं आज नहीं तो कल भारत को यहां पर लाभ होगा। और भारत को यदि लाभ होता है तो आप समझ सकते हैं कि वो लाभ कहीं ना कहीं देश के हित में होगा। तो ये चीज जो है अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। समावेशन और डिजिटल लेन देन में सुविधाओं में महत्वपूर्ण कदम के संकेत यहां पर हमको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एसडीजी कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया लीड एंड वे। भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करती हैं। इस शीर्षक का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? मतलब भारत में महिलाओं की जो स्थिति है, महिलाएं जो है वो अब रोजगार के क्षेत्र में आ रही हैं, रोजगार देने के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर बनकर आ रही हैं, वो स्थानीय प्रशासन के रूप में आ रही हैं। तो ये जो प्रोग्राम हुआ था ये हुआ था लंदन में। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। 2 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और यूएनएफपीए के साथ पंचायती राज मंत्रालय ने न्यूयॉर्क में SPD 57 के दौरान एसडीजी का स्थानीयकरण भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं नेतृत्व करती हैं की मेजबानी की। हमारे सचिव थे विवेक भारद्वाज, उनके नेतृत्व में सभाधिपति सुप्रिया दास दत्ता ने त्रिपुरा, सरपंच कुनुक हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश और सरपंच नीरू यादव जो राजस्थान से बनी है, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि महिलाओं के जमीनी स्तर के नेतृत्व का प्रदर्शन करेंगे। इस तरीके से जो है महिलाएं रोजगार कर रही हैं भारत में, बहुत बड़ी बात है। इसी से किसी भी देश की इकोनॉमी चलती है। देखिए ग्रीन ऑस्कर जो है, ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो देखिए ये जो मिला है ये मिला है पूर्णिमा देवी वर्मन को। पूर्णिमा देवी वर्मन को ये दिया था स्मृति ईरानी जी ने, उनके पर्यावरण जीव विज्ञान क्षेत्र को लेकर। असमिया वन्यजीव, असमिया का मतलब है असम की रहने वाली, वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन ने लुप्तप्राय हरगिला या ग्रेटर एडजुटेंट स्टार और उसके आर्द्रभूमि घर की सुरक्षा के लिए अपना दूसरा व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। देखिए अपना दूसरा मतलब दूसरी बार जीता है। 2017 में जीत हासिल की थी। चैरिटी की संरक्षक प्रिंसेस एनी ने उन्हें लंदन में ट्रॉफी प्रदान की। डॉक्टर वर्मन ने सारस और उसके आवास की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों को संगठित किया
और उनकी आबादी 450 से बढ़कर 1800 से अधिक हो गई है, 400 की। देखिए एक महिला का प्रयास बहुत ही शोभनीय कार्य किया है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जिसको हम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देखिए भारत में 2 सर्वे काम करते हैं, ASI एंड GSI। ASI का मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI का मतलब है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने भी डिस्कवर किया है एंशियंट फॉसिल्स विच इज द मेघालय, है ना, प्राचीन पहाड़ियों में एक जीवाश्म की खोज की है। तो वो क्या है, देखिए वो कौन सी पहाड़ियां, वो है दक्षिण गारो हिल्स, दक्षिण की जो गारो हिल्स है वहां पर। देखिए ये दक्षिण की गारो हिल्स है, इनकी सीमा जो लगती है ये गारो हिल्स की मेघालय राज्य का हिस्सा है। भारत बांग्लादेश सीमा के पास मेघालय में उष्णकटिबंधीय वन परिस्थिति क्षेत्र में आती है। पटकाई पहाड़ी श्रृंखला म्यांमार तक फैली हुई है, गारो पहाड़ियों को घेरती है, जो भारी वर्षा के लिए जानी जाती हैं। इसमें 5 जिले शामिल हैं। इसमें गारो जनजाति का निवास है, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह है। ठीक है, देखिए गारो जो जनजाति है वो वहां का सबसे बड़ा, आपको पता भी होगा, है ना। गारो, खासी और जैंतिया 3 तरह की मेघालय में पहाड़ी हैं। मैं आपको दोबारा याद करने के लिए बता देता हूं, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया जो है ये गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों पहाड़ी भी हैं और यही तीनों जनजाति मेघालय में पाई जाती हैं, आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है पहाड़ियों का नाम भी और जनजातियों का। हाल ही में समाचारों में देखा गया बैटलिप्स चंद्रयानी जो है वो क्या है। देखिए बैटलिप्स चंद्रयानी जो है वो एक तरह का समुद्री टॉर्डिग्रेड प्रजाति है, जिसे हम समुद्री भालू कह सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जल भालू कहा जाता है। इस तरह की एक प्रजाति होती है, समुद्री भालू इसको कहते हैं। कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोसैट ने शोधकर्ताओं ने तमिलनाडु के दक्षिणावर्ती तट पर एक नई समुद्री टॉर्डिग्रेड प्रजाति जिसे बैटलिप्स चंद्रयानी की खोज का, जिसका नाम चंद्रयान 3 के नाम पर रखा गया है, उसके तलछट में पाया गया एक 0.15 मिलीमीटर और चौड़ाई 0.05 मीटर है और एक समलंबाकार आकार का एक सिर और तेज नोक वाली संवेदी रीढ़, 4 जोड़े पैर और दोनों लिंग की आकृति विज्ञान समान है। जीनस के अंतर्गत और बैटलिप्स जीन्स के अंतर्गत 39वीं प्रजाति है। टॉर्डिग्रेस जल भालू कहा जाता है, एक तरह के जल में रहने वाला ये भालू है, पानी में रहने वाला। और समुद्री प्रजातियां 17% ज्ञात टॉर्डिग्रेड्स हैं, जो सभी महासागरों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट रिलीज द एजिंग वेल इन एशिया डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट। हाल ही में किस संस्थान ने एजिंग वेल इन एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट जारी की है। देखिए ये जारी की है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि यूएसए और जापान की सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है एशियन विकास बैंक में। कितनी है, ये है 12.42%, मतलब लगभग 13% की हिस्सेदारी इन दोनों देशों की है। तो एशियन विकास बैंक में किसकी चलती आप समझ गए होंगे। हालांकि भारत का एक अपना दबदबा है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता एशियन विकास बैंक। एशिया में एजिंग वेल एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट वृद्ध व्यक्तियों की भलाई के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रकाश डालती है। स्वास्थ्य, उत्पादक कार्य, आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव। इससे पता चलता है कि विकासशील एशिया में तेजी से बुढ़ापा आ रहा है। 2050 तक वृद्ध आबादी लगभग दुगनी होकर 25.2% हो जाएगी। भारत की चुनौतियों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए कम स्वास्थ्य बीमा कवरेज 21% और निजी आय पर भारी निर्भरता 80 से 90% शामिल है। और सेवानिवृत्ति के लिए संपत्ति जो है यहाँ पे ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन में ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।